नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम रोज की तरह ही देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। इंडिया अलायंस की बैठक 19 तारीख को तय की गई है और आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सकारात्मक बातें कही इंडिया अलायंस को लेके कि गठबंधन बनेगा और हम अपने साथी दलों को सम्मानित सीटें देंगे। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बीच में आशंका जताई जा रही थी कि बिखराव भी हो सकता है, कम से कम उससे बचता हुआ नजर आ रहा है? अखिलेश जी के उस वक्तव्य पे एक निगाह मैंने भी डाली है टीवी पर, और मुझे लगता है कि वो अच्छे जुझारू विपक्षी नेता के तौर पर बोल रहे थे, जिसे सुनकर मुझे अच्छा लगा। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव समाप्त होंगे और विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा चुनाव की राजनीति से टकराना बंद करेगी, वैसे ही सभी नेताओं के सुर बदलेंगे और वो विपक्षी एकता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये कांग्रेस के ने प्रयास अपने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव का वक्तव्य निकलकर सामने आ गया है। ये इस बात के दो पहले सकारात्मक संकेत हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां और नेता एकता के बारे में सोचने लगे हैं। मेरा ख्याल से 19 तारीख की बैठक के बाद में और भी बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। जैसा कि आपने अभी बताया था मुझे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देंगे। देख, मेरे ख्याल से इतना ही काफी नहीं होगा। उससे भी और आगे बढ़कर इन लोगों को सोचना होगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ जोड़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पराजित नहीं होगी। पराजय करना तो छोड़ ही दीजिए, पराजित करना तो छोड़ ही दीजिए, उससे बड़े पैमाने पर ये लोग सीटें भी नहीं छीन पाएंगे। ऐसा भी नहीं हो पाएगा कि 20 सीटें उनसे छीन लें भारतीय जनता पार्टी से, तो ये भी नहीं कर पाएंगे। उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ में भी एक समायोजन निकालना पड़ेगा और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल हो। बिना इंडिया गठबंधन में शामिल हुए भी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ के साथ में एक चुनावी समायोजन निकाल सकती है। इस प्रकार की बैक चैनल टॉक, बैक चैनल समझौता वार्ता इन लोगों को बसपा के साथ में शुरू करनी पड़ेगी। क्या ये भी हो सकता है, एक मैं काल्पनिक स्थिति को जोड़कर सवाल करना चाहूंगा कि जैसे अगर चंद्रशेखर आजाद जो कि उभरते हुए दलित नेता हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो इस गठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं तो बसपा की प्रासंगिकता थोड़ी और कम हो जाए और बसपा के मैं जरिए नहीं मानता हूं आगे भविष्य में कभी होगा। मैं नहीं मानता हूं कि चंद्रशेखर अभी इतने बड़े नेता हैं कि वो अगर गठबंधन के साथ जुड़ेंगे तो गठबंधन गठबंधन को कुछ मिलने वाले दलित वोटों की संख्या बढ़ जाएगी, या कोई ऐसा उत्तर प्रदेश के स्तर पर भाजपा विरोधी वोटों का कोई एक ध्रुवीकरण संभव हो पाएगा। देखिए, अखिलेश का काम क्या है और उनकी क्षमताएं क्या हैं, इस पर गौर किया जाए। अखिलेश का काम ये है और उनकी क्षमताएं ये हैं कि वो पिछड़े वर्ग की अपेक्षाकृत एक एकता निकाल सकते हैं। इस काम को वो 2022 के विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं और मैं कोई कारण नहीं समझता कि वो लोकसभा चुनाव में कमोबेश, भले उतनी ही ना हो लेकिन कमोबेश एक तरह की एकता वो निकाल सकते हैं। अब तो उनके सामने और भी बड़ी चुनौती है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव चेहरे को उतार दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारे उत्तर प्रदेश के यादव या बिहार के यादव इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, लेकिन इससे यादव वोटों के ऊपर मुलायम सिंह जी के परिवार की और लालू यादव के परिवार की जो एक इजारेदारी है, उस इजारेदारी को लोकसभा चुनाव में नहीं तो आगे के चुनाव में कुछ चुनौती मिलने की संभावना है। तो इस चीज को इन लोगों को अभी से समझना होगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में डेंट नहीं कर पाए और उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो आप समझ लीजिए धीरे धीरे करके भाजपा उस तरफ कदम बढ़ाती चली जाएगी जिसका ये अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको विपक्षी एकता करनी ही है और विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश के पैमाने पर तभी प्रभावी होगी। बिहार में तो उनके पास पूरा गठबंधन है, बिहार में तो उससे बड़ा गठबंधन बन नहीं सकता। बिहार में तो विपक्षी एकता एक आदर्श गठबंधन की सूरत में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें गठबंधन करना होगा
और उस गठबंधन के साथ में किसी न किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ना होगा। और मेरे ख्याल से सारे नेता इतने बुद्धिमान हैं कि वो इस बात को समझ सकते हैं, इस बारे में उन्हें कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है। आज की अखिलेश यादव की बातचीत में जो उन्होंने आज तक टीवी चैनल के साथ उन्होंने किया, उसमें एक बात मुझे रोचक लगी और जो बार-बार आजकल सामने आ रही है, तो बार-बार ये कह रहे थे कि हम चुनाव जीत गए थे, विधानसभा का हमसे जीत छीन ली गई। तो शायद वो भी इशारा कर रहे थे ईवीएम की तरफ से। फिर दिग्विजय सिंह भी उसकी बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर विपक्षी दलों को सच में ईवीएम पर शंका है, तो उन्हें संगठित रूप से इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए या फिर इस तरह की बातें बंद कर देनी चाहिए? मेरा तो मेरा तो मानना है कि इस तरह की बातें करने से इन लोगों की गंभीरता कम होती है। क्योंकि देखिए मैंने नई परख के मंच में एक बात कही थी। आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश के राजस्थान के गुर्जरों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिए होते। राजस्थान के राजपूतों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिए होते। राजस्थान के मीणाओं ने और आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिए होते। ब्राह्मणों ने और दूसरे लोगों ने के बड़े हिस्से ने कांग्रेस को वोट दिए होते, लेकिन वोट निकले होते भाजपा के। तब क्या मध्य प्रदेश का मतदाता और मध्य प्रदेश का जो मतदाता समुदाय है और इतने शक्तिशाली समुदाय है, ये चुप बैठे रहते? ये नहीं होता। अगर मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने भाजपा को नहीं वोट दिए होते और वो सारे वोट कांग्रेस को दिए होते और निकलते भाजपा के वोट ईवीएम से, तो क्या कुछ होता ही नहीं, कोई बात ही नहीं होती? मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना है कि अगर वास्तव में इतने वोट इन लोगों को मिले होते तो कहीं ना कहीं वोटरों की तरफ से कोई आवाज उठती, कोई ना कोई प्रतिरोध की आवाज उठती। एक 50 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी, 10,000 वोटर निकल कर आते हो, कहते कि भाई हमने तो वोट उनको दिए थे, ये कैसे निकले? ऐसे बहुत सारे बूथ होते जिन बूथों पे लोग, वहां के बूथों में वोटर लिस्टें लेके लोग सामने आते और कहते कि हमने तो सारे वोट इनको दिए थे, लेकिन ये वोट कैसे निकले? फिर वीवीपैट का मामला भी है, वीवीपैट से भी छपा हुआ सामने आ जाता है, क्या उसमें भी गड़बड़ी हो रही है? क्या ईवीएम भी हैक हो रही है, वीवीपैट भी हैक हो रहा है? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? फिर कर्नाटक में वो हैक नहीं हुआ या भाजपा ने उसको हैक नहीं किया वगैरह, ये तमाम बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। कर्नाटक में क्या ईवीएम हैक नहीं हुई थी? हिमाचल प्रदेश में क्या ईवीएम हैक नहीं हुई थी? ये सब कैसे होता है? कैसे होता है इसका नियोजन? ये सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर खोजे जाने चाहिए। एक बात और कही जाती है इंडिया गठबंधन के बारे में कि जो उसके घटक दल बार-बार कहते हैं सीधे तौर पर या फिर उनके छोटे नेता कहते हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। तो इस कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए को हम किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं? इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जिन राज्यों में कांग्रेस भी एक राजनीतिक दावेदार है और साथ में वहां क्षेत्रीय शक्तियां भी मजबूत हैं, वहां पर कांग्रेस से उम्मीद की जाती है कि वो बड़ा दिल दिखाएगी। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या बड़ा दिल दिखाएगी? छत्तीसगढ़ में क्या दिखाएगी? क्या जरूरत क्या है उसे बड़ा दिल दिखाने की? राजस्थान में उसे बड़ा दिल दिखाने की क्या आवश्यकता है? कर्नाटक में उसे बड़ा दिल दिखाने की क्या आवश्यकता है कांग्रेस को? बस उन जगहों पे जहां से उन जैसे जैसे कि आप बांग्लादेश, आप बंगाल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के पाले में गेंद है। वो उदारता पूर्वक जो छोटी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी एक तरह की छोटी पार्टी है पश्चिम बंगाल की, तो उसको कितनी सीटें देती हैं, क्या देती हैं वगैरह, ये सब उनको करना है उनको। तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की भाजपा से सीधी टक्कर है, वहां पर कांग्रेस भाजपा से लड़ेगी। हाँ, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना सकती है या चुनावी प्रक्रिया में एक प्रभावी हस्तक्षेप कर सकती है, वहां पर कांग्रेस से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो बड़ा दिल दिखाएगी। आखिरकार कौन कहता है बड़ा दिल दिखाने के बारे में? किस प्रदेश का नेता कहता है कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए? जैसे राजस्थान में ये तर्क आता है कि जो एक नई पार्टी बनी थी आदिवासियों की, भारत आदिवासी पार्टी, उसने शायद 3 सीटें मांगी थी
और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें वो सीटें नहीं दी थी और शायद सीपीआई-एम को भी उन्होंने सीटें नहीं दी थी। तो अगर वो इस तरीके के छोटे-छोटे दलों के साथ समायोजन करते तो उनका वोट काफ़ी आगे बढ़ सकता था और शायद वो चुनाव जीत भी जाते। तो इस तरीके से एक कांग्रेस नेताओं को और ज़्यादा लचीला रुख अपनाना चाहिए, नहीं, लोकसभा अगर चुनाव में। अगर चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण ये दिखाता है कि छोटी-छोटी पार्टियों को शामिल करने से कांग्रेस मुकाबले को ज़्यादा नज़दीकी बना सकती थी। भले ही चुनाव जीत-हार ना हो पाती, जीत-हार को जीत में ना बदला जा सकता। तो उस विश्लेषण को स्पष्ट रूप से, ठोस रूप से, आंकड़ागत रूप से पेश किया जाना चाहिए। हुँ, हवाई एक बड़ा दल तो जब चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले भी कही आती थी बात ये। हुँ, तब तो ये तथ्य सामने नहीं थे। हुँ, अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में छोटे-छोटे दलों के साथ में कांग्रेस का समझौता ना हो पाना ही कांग्रेस की हार का कारण है, तो इस बात को तथ्यों के रूप में पेश करने में क्या उज्र है? हुँ, मामला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 9-19 तारीख की बैठक में कांग्रेस के सामने वो तथ्य रखे जाने चाहिए हुँ, कि देखिए आपकी हार, आपने इन अगर जमींदारा पार्टी से और इनसे उनसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी से या किसी से आपने ठीक से समझौता किया होता, तो आज आप हो सकता है कि आप जीत की खुशी मना रहे होते राजस्थान में। तो ये साबित करना तो बहुत आसान बात है। फिर कांग्रेस के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिना इसको साबित किए हुए एक हवाई बात करते रहना कि बड़ा दल दिखाया जाए, वो बेतुकी की बात लगती है मुझे। क्या इंडिया गठबंधन, हालाँकि उसका आगे का रास्ता क्या होगा ये 19 तारीख के बाद ज़्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन मेरे सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा प्रस्तुत करके इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए या फिर उन्हें अलग-अलग राज्यों का चुनाव लड़ना चाहिए और फिर उसके बाद अंत में देखना चाहिए कि कौन नेता हो? कौन-सा मॉडल अच्छा तो रहेगा उनकी उनके कोई लिए? चेहरा है ही नहीं कोई, उनके पास कोई चेहरा है नहीं। अब एक चेहरा है राहुल गांधी, जो कि जिनको बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी एक राष्ट्रीय छवि है। उनकी दक्षिण में भी कुछ छवि है, मध्य भारत में भी उनकी एक छवि है, पश्चिम भारत में भी उनकी एक छवि है। तो उनकी उनकी एक राष्ट्रीय छवि है। अब क्या राहुल गांधी के नाम पर तमाम पार्टियां नाराज हो जाएंगी, सहमत हो जाएंगी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लें? इसी सवाल पे मान लीजिए अगर टूट जाए इंडिया गठबंधन की एकता, तो उसका तो बहुत वो फायदे की बात नहीं साबित, बहुत अकलमंदी की बात नहीं मानी जाएगी। अगर आपके पास कोई एक ऐसा चेहरा है जिसको लोग अपना नेता थोड़ी बहुत हुज्जत के बाद मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मान से एक बार कांग्रेस विरोधी एकता जब हुई थी तो वीपी सिंह को सब लोगों ने अपना नेता मान लिया था, तो बात हो गई थी। इसी तरीके से एनडीए की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को नेता मानने में एनडीए के जो घटक दल थे, बड़े-बड़े घटक दल थे, अकाली दल था, शिवसेना थी, नीतीश कुमार की पार्टी थी, इन सब लोगों को कोई ऐतराज नहीं होता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को नेता मान लिया जाता था। यहाँ तक कि 2009 में उन्होंने अडवाणी को भी अपना नेता मान लिया, एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लिया था। लेकिन ऐसा कोई नेता तो इंडिया गठबंधन के पास है नहीं। राहुल गांधी ही हैं, जो कुछ हैं। और राहुल गांधी को मैं नहीं समझता कि अभी दूसरी क्षेत्रीय दलों के तमाम नेता अपना नेता मानने के लिए तैयार हो पाएंगे। संयोजक का पद, इसमें विवाद का पद नहीं होगा, मतलब 2 या 3 संयोजक हो सकते हैं। नहीं, संयोजक 2-3 बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो इसका एक सचिवालय बनेगा, एक संयोजक बन सकता है, कुछ प्रवक्ता बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता इन सब बातों में कोई खास दिक्कत होगी। इतना कोई छोटा मन लेकर और संकीर्ण मना होकर तो कोई विपक्षी एकता थोड़ी ना कोई कर सकता है। 2 सवाल इस बातचीत में थोड़े इंडिया गठबंधन से अलग हटकर हैं। एक तो जो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं, आज उन्होंने पहली घोषणा यही की कि लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा, उस पर बैन लगाया जाएगा। तो हुँ। ये हालाँकि देखने से एक कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कदम लगता है, लेकिन शायद ये नमाज़ और दूसरी चीज़ों को लेकर है। तो क्या आपको लगता है कि वो हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाएँगे? देखिए, अगर वो कहते हैं कि लाउड स्पीकर पे जगराते भी नहीं होंगे, लाउड स्पीकर पे साईं संध्या भी नहीं मनाई जाएगी और अगर लाउड स्पीकर के ऊपर जो गणेश चतुर्थी के ऊपर जो बड़े-बड़े डीजे चलते हैं सड़क पर धूम-धाम करते हुए और गणेश विसर्जन के वक़्त में या छठ पूजा के वक़्त जो बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों का इस्तेमाल होता है, अगर लाउड स्पीकर सभी के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, तो मैं तो स्वागत करूँगा उसका। क्योंकि ये तो बेकार का बहुत कोलाहल होता है धर्म के नाम पर।
उत्सव के नाम पे बहुत कोलाहल होता है। उस शोर को खत्म किया जाना चाहिए और अगर उनके ऊपर किया जाएगा तो फिर मुसलमानों के भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे प्रतिबंध पे किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर ये प्रतिबंध केवल मुसलमानों के ही खिलाफ लागू किया जाएगा तो फिर ये सांप्रदायिक कदम होगा। उसके बाद इसकी चारों तरफ आलोचना होगी और फिर इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आलोचना होगी। इस तरह की छवि से अंतर्राष्ट्रीय छवि भी देश की खराब होती है। जेएनयू में ये घोषणा की गई है कि वहाँ पर छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो बाकायदे एक सूची तैयार कर ली गई है कि आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो जेएनयू जो ज़्यादातर लोकतांत्रिक माहौल के लिए जाना जाता है, तो ये एक कदम उठाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाइस चांसलर लोग खुद अपने मन से कर लेते हैं या ऊपर से कोई आदेश आता है? ये जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से आती है? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? मुझे लगता है कि वहाँ के वाइस चांसलर का ही निर्णय होगा। हुँ। ये वहाँ के वाइस चांसलर का ही निर्णय होगा। इससे पहले जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं, जो आजकल यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस तरह के बहुत से कदम जेएनयू में उठाए थे कि वहाँ पर छात्रों की जो लोकतांत्रिक गतिविधियाँ हैं, उनको उनमें कटौती की जाए। उन्होंने अपनी तरफ से उठाए थे, अब ये भी नए कदमों को उठा रही हैं कि वहाँ की लोकतांत्रिक गतिविधियों में कटौती की जाएगी। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की अर्ध राजनीतिक और छात्र राजनीति से संबंधित गतिविधियां करने के बावजूद भी जेएनयू देश का एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। देश के सर्वोच्च संस्थानों में से एक है। उसकी जो एकेडमिक मूल्यवत्ता है उसमें कमी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि इन गतिविधियों की वजह से जेएनयू एक कमजोर संस्था बनी होगी। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति हो सकती है, वहाँ पर जब आंदोलन हो सकता है, धरना प्रदर्शन हो सकता है, तो जेएनयू में क्यों नहीं हो सकता? वहाँ भी होना चाहिए। इस तरह के जो कदम होते हैं, भले ही इन्हें शुरू में ज़बरदस्ती लागू कर दिया जाए, लेकिन देर-सवेर ऐसे कदमों को हटना ही पड़ता है। जी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि वो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। ज़रूर।